हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आपके मन में भी कई बार ये क्वेश्चन आता होगा कि डाइजनन क्या है, ओवरस्टेल ऑफ लीव क्या है, अनऑथराइज अब्सेंस क्या है। तो ये हम डिटेल में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है कि अथॉरिटी चली जाती है, मान लीजिए किसी ऑफिस में, और वहां पे कर्मचारी जो है वो अब्सेंट पाए जाते हैं। अब अथॉरिटी क्या जो उसका अटेंडेंस रजिस्टर है वहां पे ए लिख देते हैं। तो ये जो अगर ए लिख दिया है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? क्या उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन होगा या पिछली सर्विस जो वो सारी की सारी फॉरफिट हो जाएगी? आपके मन में भी अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। चलिए डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो मेन इस वीडियो में डिस्कशन हम लोग करेंगे ये रहेगा, डाइजनन क्या है, डाइजनन की इम्पैक्ट क्या है, इस पीरियड का क्या होने वाला है, या ये पीरियड लाइफ में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो सर्विस है उसमें क्या होता है। दूसरा, ओवरस्टेल ऑफ लीव। ओवरस्टेल ऑफ लीव क्या होता है कि कई बार गवर्नमेंट एम्प्लॉई चले जाता है छुट्टी पे, उसके बाद ज्वाइन नहीं कर रहा है। अब ज्वाइन नहीं कर रहा है तो उस पीरियड के लिए के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के विरुद्ध क्या होगा, क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, उस ये सारा हम पढ़ेंगे ओवरस्टेल ऑफ लीव में। तीसरा रहता है अनअथराइज अब्सेंस। अनअथराइज अब्सेंट का मतलब ये रहता है कि मान लीजिए आज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफिस में आया, कल वर्किंग डे है पर कल ऑफिस में बिना बताए आया नहीं, ठीक है, और कल के कई दिन मान लीजिए इस तरह अब्सेंट रह रहा, तो जब बिना बताए अब्सेंट रहते हैं उसे बोलते हैं अनऑथराइज अब्सेंस। तो चलिए डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि ये डाइजनन क्या होता है। देखिए, डाइजनन एक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि डाइजनन हम तब करते हैं जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिना बताए अब्सेंट रहा होगा। ओके, उस पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, डाइजनन करते हैं। तो डाइजनन क्या होता है, इसके अगर डेफिनेशन पे हम लोग चलें तो देखो, डाइजनन रेफर टू अ डे नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी फॉर एनी पर्पस। ये मानना, जितने दिन डाइजनन कर देते हैं ना पीरियड को, ये मानना कि ये पीरियड जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है या उसकी सर्विस में इतना पीरियड नहीं है। टेक्निकली क्या होता है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि किसी कर्मचारी ने सर्विस करी 16 ईयर, तो 10 साल तक तो ठीक रहा। उसके बाद मान लीजिए 1 साल उसने क्या करा कि वो रहा अब्सेंट बिना बताए। ओके, अब उसके बाद क्या रहा कि ज्वाइन कर गया और 5 साल सर्विस और करी। तो टेक्निकली तो उसकी अगर सर्विस बोले तो टोटल सर्विस तो उसने करी 16 ईयर, बट चूंकि 1 साल रहा बिना बताए अब्सेंट, अब इस पीरियड को कंपिटेंट अथॉरिटी ने कर दिया है डाइजनन। तो ये मानना जाएगा कि ये जो लाल रंग का जो 1 ईयर का पीरियड है, ये उसकी सर्विस में कहीं नहीं था। तो अगर फिर हम लास्ट में कितनी बोलेंगे, उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस हुई वो 16 साल ना होके 15 साल ही रहेगी। ये जो डाइजनन है, इसका सबसे बड़ी अच्छी फायदा ये है कि ये पीरियड ब्रेक इन सर्विस नहीं होता। अगर इस पीरियड, ये जो रेड मैंने 1 ईयर लिखा है कि जो 1 साल अब्सेंट रहा, तो अगर टेक्निकली क्या होना था कि ये जो पिछला पीरियड जितनी भी सर्विस इसने करी थी 10 या 11 साल, ये सारी की सारी फोरफिट हो जानी थी अगर इस पीरियड को डाइजनन कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जाता। तो अच्छी बात यह है कि ये जो पिछली सर्विस है ये ब्रेक इन सर्विस नहीं होती। ये बस ये मानना कि ये पीरियड लाइफ में था ही नहीं। ये जो पीरियड ट्रीटेड एज डाइजनन इज नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन बेनिफिट एंड इंक्रीमेंट्स। देखो, दो जगह है जहां पे क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत पड़ती है। एक है पेंशन के लिए। पेंशन, क्योंकि 10 साल से कम सर्विस होगी तो पेंशन नहीं लगती, आपको पता है, रूल 49 में क्लियर लिखा है जो सीसीएस पेंशन रूल है। तो अगर मान लीजिए डाइजनन का पीरियड है तो उतना पीरियड हमने माइनस कर देना, फिर हम देखेंगे कि इसकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है। दूसरा, इसकी जरूरत पड़ती है ग्रेस्टी के लिए। ग्रेस्टी में आपको हाफ ईयर कन्वर्ट करते हैं जितनी भी सर्विस है, तो जितना पीरियड उसका डाइजनन की है उतना पीरियड हमने उसमें से माइनस कर देना, और बस उतनी क्वालिफाइंग सर्विस ही उसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ग्रेस्टी के लिए रहती है। और तीसरा जो जरूरत पड़ती है क्वालिफाइंग सर्विस की, वो रहती है कि आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की 12 महीने के बाद एक इंक्रीमेंट लगती है जिसे हम बोलते हैं एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट के लिए 12 मंथ जो वो कंप्लीट होने चाहिए एज ए क्वालिफाइंग सर्विस। अगर मान लीजिए बीच में एक महीना या 2 महीना जो वो डाइजनन है, तो इतनी इंक्रीमेंट उसकी डेफर हो जाएगी। मान लीजिए पहले अगर अक्टूबर में लगती तो अगले अक्टूबर में लगनी थी, बाद अगले अक्टूबर में लगनी थी, फिर अक्टूबर नहीं लगेगी, फिर लगेगी दिसंबर में, अगर 2 महीने जो उसके डाइजनन पीरियड को कर दिया है। मींस 2 महीने उसके डेफर हो जाएंगे अगर ये जो डाइजनन पीरियड कोई कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कि सिनेरियो क्या है जहां पे पीरियड को डाइजनन किया जा सकता है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा पीरियड को डाइजनन किया जा सकता है। ये कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? जनरली अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल बी द कंपिटेंट अथॉरिटी टू ट्रीट अ पीरियड एज ए डाइजनन। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो क्या क्या सिनेरियो रहते हैं। देखो, क्या था कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बिना बताए बिना परमिशन के छुट्टी पे चला जाता है। ओके, दूसरा, या फिर छुट्टी क्या, ऑफिस आया और
बिना बताए ऑफ से चला गया। या तीसरा, ऑप्स में तो बैठा है, फिजिकली बैठा है, बट उसको जो भी काम कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया जा रहा है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये जो 3-4 सिनेरियो हैं, इन सिनेरियो में कंपिटेंट अथॉरिटी चाहे तो वो इस पीरियड को जो वो डाइजनन कर सकती है। इसमें एक एक्सेप्शंस है। देखो, अगर मान लीजिए कोई लेट कमिंग आ रहा है, देखो लेट कमिंग के कुछ कारण हो सकते हैं। तो अगर कंपिटेंट अगर लेट कमिंग है तो उसमें सिंपल सा प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए 1 या 2 घंटे तक लेट है तो उसकी हाफ डे कैजुअली उसकी काटी जा सकती है। अगर मान लो लंच के बाद आ रहा है तो उसकी कंप्लीट 1 डे की कैजुअली काटी जा सकती है। बट एक दिन के लिए या लेट कमिंग आ रहा है गवर्नमेंट प्राइस, तो उस पीरियड में जो पीरियड को डाइजनन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक छुट्टी या हाफ डे कैजुअली काट के ज्यादा नुकसान नहीं है। डाइजनन में मैं बोला कि परमानेंट लॉस होता, क्योंकि आगे हम देखेंगे इसमें डाइजनन में क्या होता है कि पे भी नहीं मिलती। ओके, फिर ये जो पीरियड है ये काउंट भी नहीं होता है एज ए क्वालिफाइंग सर्विस। फिर और इसका इम्पैक्ट देखिए कि आपको होता है कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के अर्न लीव है या एचपीएल है, उसका एक अकाउंट, लीव अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो एडवांस में ही हम लोग क्या करते हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को एचपीएल और ईएल, अगर मैं ईएल की बात करूं तो 15 ईएल जो वो क्रेडिट कर देते हैं एडवांस में। और एचपीएल की अगर बात करूं तो टीचर्स के लिए तो नहीं है, अदरवाइज जो अदर देन वेकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए 10 एचपीएल एडवांस में क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जब अगर कोई पीरियड डाइजनन हो गया ना, तो उस पीरियड, उस हाफ ईयर में तो नहीं, बट जो अगला नेक्स्ट हाफ ईयर आता है उसमें जो है वो अगर अर्न लीव है तो जितने भी डाइजनन पीरियड है डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, उतनी उसको राउंड ऑफ करके उतनी माइनस अगले जो हाफ ईयर है उतनी कम क्रेडिट करेंगे। अगर एचपीएल की बात करें तो मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि 180 दिन जो है वो सीजन हुआ उसका, मान लीजिए तो 180 डिवाइडेड बाई 18 करके हम लोग बन रहे हैं 10 दिन। तो अगला जो हाफ ईयर बनेगा उसमें से 10 दिन जो है वो हम लोग माइनस कर देंगे उसके जो एचपीएल एडवांस क्रेडिट से। देखिए, ये इसकी जो डाइजनन है, सबसे अच्छी बात ये है कि इसका ब्रेक इन सर्विस नहीं होती, पिछले पीरियड जो है वो ब्रेक नहीं होता। ओके, ये जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये जो अदरवाइज क्यों ना था कि 1 साल के अगर कोई बंदा अब्सेंट रहा, अगर इस पीरियड को हम डाइजनन करते तो ये पिछली सर्विस ब्रेक इन सर्विस हो जानी थी और पीरियड जो फोरफिट हो जाना था। बट मैंने बताया कि ये जो डाइजनन पीरियड कर दिया है तो ये ब्रेक इन सर्विस नहीं होता है, पिछला और अगला पीरियड जो है वो ज्वाइन हो जाता है। तो आई थिंक कि आपका ये जो डाइजनन वाला है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ओवरस्टे ऑफ लीव क्या है। ओवरस्टे ऑफ लीव के लिए जो लीव रूल है 1972, उसके रूल नंबर 25 में बताया गया कि ये जो ओवरस्टे ऑफ लीव क्या है। टेक्निकली देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं तो ये मान लीजिए गवर्नमेंट प्राइस था 25 नवंबर तक छुट्टी पे था। अब उसने टेक्निकली क्या था कि 26 को ज्वाइन करना चाहिए था अगर अगला वर्किंग डे है, बट उसने क्या करा कि 26, 27, 28, 29 को ज्वाइन नहीं किया, इसने ज्वाइन किया 30 तारीख को, 30 नवंबर को। तो ये जो 26, 27, 28, 29 ये जो 4 डेज हैं, ये 4 डेज हो गए ओवरस्टे ऑफ लीव। इसमें डिफरेंस देखिए, जो पहले हम बोले थे डाइजनन किया पीरियड को, वो हमने उस पीरियड को डाइजनन किया जहां पे बिलफुल एब्सेंस थी, बिना बताए अब्सेंट था। यहां क्या था कि छुट्टी पे था, अब छुट्टी के बाद उसने ज्वाइन नहीं किया। तो देखो, ये हम क्यों यहाँ पे सिंपैथेटिक व्यू ले रहे हैं कि हो सकता है उसके उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हो, या हो सकता है उसको इमरजेंसी आ गई हो। तो इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं कि ओवरस्टे ऑफ लीव को पहले एकदम उसका हम क्या करेंगे, सिर्फ सैलरी बंद कर देंगे। रूल 20 जो सीसीएस लीव रूल 25 है, उसमें बोला कि जैसे ही गवर्नमेंट प्राइस का पता चलता है कि वो ओवरस्टे ऑफ लीव है, मींस 25 के बाद उसने ज्वाइन नहीं किया, तो हमें हमारा बीइंग लीव सैंक्शन अथॉरिटी हमारा ये काम बनता है कि हम उसकी सैलरी बंद कर दें 26 से। ओके, दूसरा क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि सैलरी तो हमने रोक दी, ये जो ओवरस्टेल हो गया लीव, जो 4 दिन उसने ज्वाइन नहीं किया, मान लो 30 को ज्वाइन किया, तो एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि उसको मना नहीं करेंगे ज्वाइन करने से, ज्वाइन कर जाए। अब बात आती है कि जो पिछला पीरियड है जो ओवरस्टेल हुआ है उसका हाउ द पीरियड इज टू बी ट्रीटेड। ये लीव सैंक्शन अथॉरिटी ने क्या करना कि उसको ज्वाइन करने के बाद उससे पूछा जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा कि भाई बताओ क्यों आप एब्सेंट रहे हैं। फिर जेन्युइन जो लगता है, फिर उस स्थिति में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आगे डिसीजन ले सकती है। देखिए, इसका इम्पैक्ट बात करूं तो ये जो जैसे जितने दिन भी ओवरस्टेल रहेगा उसकी पे नहीं मिलेगी। ये जो पीरियड है ये एज ए क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा अगर ओवरस्टेल इस पीरियड को किया जाता है। इक्वल नंबर ऑफ एचपीएल
जो वो काटी जाएंगी। लीव रूल में बताया गया कि मान लीजिए अब ये जैसे पिछला सिनेरियो मैंने एग्जांपल दिया, 25 को ज्वाइन करना था, इसने 30 को ज्वाइन किया, तो 4 जो एचपीएल हैं उसके लीव अकाउंट से काट ली जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन ये होगा, जब हम एचपीएल काट रहे हैं तो क्या उसको हम आधी पे देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि एचपीएल में हाफ लीव सैलरी मिलती है। तो चूंकि ये जो ओवरस्टेल है यहाँ पे लीव सैलरी नहीं मिलती, तो ये एचपीएल जो हम काटेंगे एज ए पेनल्टी काटेंगे, इसको पे नहीं मिलेगी। दूसरा आता है ईओएल। अगर देखो एचपीएल, अब वेकेशन डिपार्टमेंट वाले उनको एचपीएल नहीं मिलती, तो उनकी जो है वो इक्वल नंबर ऑफ ईओएल जो वो लीव सैंक्शन द्वारा जो वो उसके जो वो काटी जा सकती है। अगली बात आती है कि ये जो पीरियड है क्या इसको ब्रेक इन सर्विस मानेंगे? नहीं, इसको ब्रेक इन सर्विस ओवरस्टेल को नहीं माना जाएगा। हालांकि देखिए ये जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो चाहे तो इसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है, अगर लीव सैंक्शन अथॉरिटी रिकमेंड करती है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था बिल ऑफ एब्सेंस है, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के विरुद्ध जो वो स्टार्ट की जा सकती है। तो टेक्निकली 2 पेनल्टी लगी। आप बोलेंगे कि अब कर्मचारी को 2 पेनल्टी लगा दी, एक तो हमने एचपीएल उसकी काट दी, उसको पेन दी, और साथ में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एचपीएल हम लोगों ने काटी बिना पे के, वो हुई इसकी पेनल्टी एज पर सीसीएस लीव रूल 1925 के तहत। और ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी ये आएगा उसका मिसकंडक्ट होके, और ये होगी ट्रीटमेंट एज पर सीसीएस सीसीए रूल 1965 के रूल 14 या रूल 16 के तहत। ओके, तो टेक्निकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 2 तरह की पेनल्टीज लगेंगी। ओके, तो अब तीसरा हम लेते हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस। अनऑथराइज्ड एब्सेंस का मतलब क्या होता है कि intentionally absenting oneself from duty without permission means बिना बताए ऑप्स नहीं आना। आज मान लीजिए आज वर्किंग डे है, आज कर्मचारी आया, बस कल परसों बिना बताए, ना अथॉरिटी को बताया, ना बिना किसी लीव सैंक्शन कराए, वो क्या करा कि अब्सेंट हो गया। दूसरा उसने क्या करा कि लीव तो अप्लाई कर दी थी बट सैंक्शन नहीं हुई। तो लीव रूल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लियरली लिखा है कि कर्मचारी सिर्फ मियर अगर वो लीव अप्लाई कर देता है बट सैंक्शन हुई तो ही कैन नॉट लीव द हेडक्वार्टर। बट उसने कह रहा कि छुट्टी अपने ऑफिस में रख गया और सैंक्शन होने से पहले ही क्या हुआ कि वो ऑफिस छोड़ के चला गया और अगले दिन नहीं आ रहा है, तो उसे भी हम लोग अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो वो मानेंगे। तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मींस कुछ इंडस्ट्रीज कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे इंडस्ट्रीज की तरह काम किया जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे रेलवे का या इंजीनियरिंग विंग या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ विंग, तो जहां भी आपको लग रहा है कि जहां पे इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट लगता है, तो वो जो कर्मचारी हैं वो चले गए मान लीजिए स्ट्राइक पे, और स्ट्राइक को इलीगल कर दिया है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो स्ट्राइक पे चला गया है तो उस पीरियड को भी हम लोग अनऑथराइज्ड एब्सेंस बोलेंगे। ओके, दूसरा बात देखिए, ये तो हम पहले बात करी जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉइज हैं। हम बात करेंगे अदर देन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। मान लीजिए डीसी ऑप्स के एम्प्लॉइज या कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज, कोई भी जैसे अदर देन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट या क्लरिकल विंग के एम्प्लॉइज जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट नहीं है, वो मान लीजिए स्ट्राइक पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में भी क्योंकि देखो हैं कि वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। अब आज के डेट में स्ट्राइक को इलीगल माना गया है, तो अगर स्ट्राइक पे चले गए हैं तो उस पीरियड को भी अनऑथराइज्ड एब्सेंस जो वो माना गया है। देखिए ये जो बताया गया कि ये जो अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंस इस पीरियड को कंपिटेंट अथॉरिटी कर देती, कंपिटेंट अथॉरिटी होती है लीव सैंक्शन अथॉरिटी, तो ये जो ब्रेक इन सर्विस मानेगी मींस पिछला पीरियड सारे का सारा ऐसा माना जाएगा कि ये सर्विस नहीं थी और सारी सर्विस जो वो क्वालिफाइंग सर्विस जो वो फोरफिट हो जाती है पिछली। बट इसमें किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ, देखो एलटीसी की सर्विस खत्म होगी तो अब कर्मचारी को एलटीसी नहीं मिलेगी, अब एलटीसी मिलेगी जो भी टेक्निकली ये मानना कि जिस दिन से उसने दोबारा ज्वाइन किया उस दिन से ये मानेंगे कि उसकी सर्विस आज की डेट से शुरू हो रही है। ओके, तो दिस इंटरप्शन या ब्रेक इन सर्विस शैल बी ट्रीटेड एज फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी, क्वाजी परमानेंसी या फिर एलिजिबिलिटी अपीयरिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए भी एक पीरियड रहता है कि कम से कम इतनी सर्विस होनी चाहिए तभी डिपार्टमेंटल एग्जाम में जाएंगे। क्वाजी परमानेंसी क्या होता है कि यहाँ पे आज के डेट में ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश में तो कंसेप्ट खत्म है, बट होता क्या कि कुछ पीरियड के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जैसे मान लीजिए एक पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज की जाती है और उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि इतने पीरियड के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रेगुलर किया जाएगा। ओके, और अगर जो पीरियड चाहिए
उसके बाद रेगुलर तभी होगा अगर मिनिमम जो उसने सर्विस कर दी है। तो अब चूंकि अब ये अनऑथराइज एब्सेंस हो गई है तो ये पिछली तो खत्म हो गई, तो उसको नए सिरे से माना जाएगा कि आज की डेट में जिस दिन उसने ज्वाइन किया कि आज ही डेट में डिपार्टमेंट में आया, पिछली सर्विस फॉरफिट हो गई। तो ये 3-4 सिनेरियो है जहां पे इस पीरियड को इंटरप्शन या ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। स्ट्राइक की अगर मैं बात करूं तो स्ट्राइक सिर्फ यही नहीं है कि झंडे लेके नारे लगा रहे हैं, वो देखिए अगर जनरल, टोकन, सिंपैथेटिक या एनी सिमिलर स्ट्राइक या इवन देखिए रिफ्यूज टू वर्क, मान लो या रिफ्यूज टू वर्क ओवर टाइम, उसको ओवर टाइम करने के लिए बोला जा रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये रिफ्यूजल जो है ये इसे भी स्ट्राइक की डेफिनेशन में रखा गया है। अब फिर बात आती कि अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे। अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी गिवन बिफोर इन्वोकिंग द पेनल प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉइज बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। देखो मैं बात करूं कि अगर अनऑथराइज अब्सेंस है तो जो कंपिटेंट अथॉरिटी है वो एम्प्लॉइज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगी। ओके, अगर अगली बात आती है कि अनऑथराइज अब्सेंस कैसे ट्रीट करनी है, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, इम्पैक्ट क्या है। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई कर्मचारी है उसके ऑफिस में उसका जो हायर अथॉरिटी है वो चलेगी, सरप्राइज विजिट रखा और कर्मचारी वहां पे पाया गया अब्सेंट। अब जो अटेंडेंस रजिस्टर है कर्मचारी के वहां पे उस डेट को जो कंपिटेंट अथॉरिटी जो जो उसकी हायर अथॉरिटी है उसने लगा दिया ए। अब इस पीरियड को कैसे ट्रीट करना है, तो देखो क्या किया जाएगा, जो भी लीव सैंक्शन अथॉरिटी है पहले उस कर्मचारी को एक सो कॉज नोटिस इशू करेगी या जिसे हम मेमो बोलते हैं, फिर उसका पक्ष सुना जाएगा कि क्या कारण है क्यों वो अब्सेंट रहा है। ओके, फिर अगर जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या करेगा कि उसका रिप्लाई सबमिट करेगा कि मैं यूं अब्सेंट था या ये कारण रहे हैं। फिर इफ लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज और इफ लीव सैंक्शन अथॉरिटी सेटिस्फाई कि हाँ भाई कोई बात नहीं इसके जेन्युइन रीजन रहे हैं और वो ज्वाइन कर जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो वो ड्यूटी ज्वाइन कर जाता है, तो फिर लीव सैंक्शन अथॉरिटी क्या करेगी, उसको कोई भी जो उसकी काइंड ऑफ लीव है वो उसको सैंक्शन कर देगी, फिर पीरियड को अनऑथराइज अब्सेंस नहीं माना जाएगा। अब दूसरा सिनेरियो होता है कि वो फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। ओके, अब ना उसका रिप्लाई दे रहा है जो उसको मेमो इशू किया है, ना उसको ज्वाइन कर रहा है, या लीव सैंक्शन अथॉरिटी को लग रहा है कि जेन्युइन रीजन नहीं थे, ये बिल्कुल अब्सेंस था, तो इस स्थिति में उसके विरुद्ध जो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो वो इनिशिएट की जाएगी और पीरियड में बी ट्रीटेड एज ब्रेक इन सर्विस। जब ब्रेक इन सर्विस मान लिया तो मींस पिछली सर्विस सारी की सारी जो वो फॉरफिट हो जाएगी। तो अगला जो बात है कि इसके इम्पैक्ट क्या है, देखिए अगर मैं इम्पैक्ट करूं ये जो अनऑथराइज एब्सेंस है या जो ब्रेक इन सर्विस कर दी पिछली, तो होगा कि ये जितना भी पीरियड है अनऑथराइज एब्सेंस का, ये इसके लिए कोई पे नहीं मिलेगी, ये जो पीरियड है ये क्वालिफाइंग नहीं होगा, और जो ये जो पीरियड है पिछली जो सर्विस है वो फॉरफिट हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी, डिपार्टमेंटल एग्जाम या क्वाजी परमानेंसी। मैंने बताया कि जो परमानेंट होने के लिए कुछ पीरियड रहता है तो वो पीरियड जो वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। तो इसमें एक चीज और रहती है, देखो अब मान लीजिए कंपिटेंट अथॉरिटी गई और उसको लगा कि एक डिवाइस था अब्सेंट था, अब 20-25 साल की जो सर्विस थी वो एसच फिर तो खत्म हो गई अगर उसकी अनऑथराइज कर दिया स्पिरिट को। तो इसमें बताया गया जो लीव सैंक्शन, तो पिछली सर्विस तो खत्म हो गई है, तो फिर मींस किसी कर्मचारी ने मान लीजिए 20 साल सर्विस करी, उसके बाद एक दिन अब्सेंट पाया गया और उस पीरियड को अनऑथराइज अब्सेंस कंपिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर कर दिया, तो पिछली तो 20 साल की सर्विस सारी खत्म हो गई, तो फिर तो ना पेंशन का हकदार रहेगा ना पेंशनरी बेनिफिट के लिए। तो इसमें एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया सीसीएस पेंशन रूल 1972 के रूल 27 में कि जो पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी है कीपिंग सिंपैथेटिक व्यू may exercise his power to सैंक्शन बोलेंगे या कंडोन दिस पीरियड, ये जो अनऑथराइज एब्सेंस का पीरियड है इसको कंडोन कर देंगे और इसको EOL विदाउट MSMC मींस विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट पीरियड को वो ट्रीट करेंगे, और पिछली सर्विस को जब वो जब पीरियड कंडोन हो गया ना, ये अनऑथराइज का पीरियड कंडोन हो गया, तो पिछली सर्विस भी एज ए क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। तो ये कहाँ पे, ये सिर्फ पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी को एक स्पेशल एग्जम्पशन दे रखी है इस रूल में कि वो इस पीरियड को अनऑथराइज पीरियड को भी वो चाहे तो कंडोन करके एज ए क्वालिफाइंग सर्विस पिछली सर्विस को मान सकते हैं। तो आई थिंक आपके ये जो किंतु परंतु थे ये सारे खत्म हो गए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो मैं चाहूंगा कि
कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उसका एज पर FR SR या जो भी हमारे सर्विस मैटर के रूल हैं उनके तहत इसका रिप्लाई देने की। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।